आइए आज से स्टार्ट करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल मेथड का सेशन। न्यूमेरिकल मेथड बीसीए में पढ़ने वाले, एमसीए में पढ़ने वाले, बीटेक करने वाले या फिर गेट वगैरह की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं मैकेनिकल या मैथमेटिकल साइंस में, उन लोगों को भी एक पेपर पढ़ना है न्यूमेरिकल मेथड के बारे में। अप्लाइड मैथमेटिक्स का पोर्शन बेसिकली वो सारे इक्वेशंस के सॉल्यूशन, जैसे ट्रांसस्कैंडल का सॉल्यूशन का है e⁻x प्लस log x प्लस साइन ऑफ x इक्वल सम कांस्टेंट। तो अलजेब्रिक विथ ट्रांसस्कैंडल हो या फिर ट्रांसस्कैंडल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो, जो प्योर मैथमेटिक्स में पॉसिबल ना हो पाए, उसको हम लोग यहाँ डिफरेंट मेथड के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं, हम यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे यूनिट्स हैं। सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसस्कैंडल इक्वेशन, लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन, इंटरपोलेशन में भी इक्वल लेंथ ऑफ इंटरवल के लिए, अनइक्वल लेंथ ऑफ इंटरवल के लिए, डिफरेंस इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, फाइनाइट डिफरेंस है। तो बारी बारी से हम लोग सबको देखेंगे और बहुत बेसिक से देखेंगे, सीखते हुए देखेंगे। तो इसी इसी क्रम में हम लोग आज स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन। इसके पहले कुछ बेसिक्स बातें देख लें जो हम लोग शुरू से ही जानते हैं मैट्रिक्स के बारे में। आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर का भी प्रॉब्लम देखेंगे इसमें हम लोग न्यूमेरिकल मेथड में। तो मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा देखें हम लोग। मैट्रिक्स क्या था? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैट्रिक्स? दिस इज द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, rectangular arrangement of real number, complex number or any other function, जिसमें नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। नहीं हो सकने में वाले केस में बहुत तरह के मैट्रिक्स आते हैं, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स। और इक्वालिटी के केस में एक और केवल एक मैट्रिक्स जो सबसे इंपॉर्टेंट था, स्क्वायर मैट्रिक्स। उसी के सारे पार्ट हैं, निलपोटेंट, आइडेम्पोटेंट, सिमेट्रिक, एस्क्यू सिमेट्रिक, ऑर्थोगोनल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे पार्ट हैं। तो बेसिकली कुछ मैट्रिक्स की चर्चा हम लोग करेंगे। सबसे पहला डायगोनल मैट्रिक्स। जिसमें डायगोनल को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट जीरो। इसी का एक पार्ट हो गया स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल में सारे एलिमेंट इक्वल, बाकी सब जीरो। यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, दिस इज ऑफ I3। या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, नाम अपर काम उल्टा, डायगोनल के नीचे का सारा एलिमेंट जीरो। मैथमेटिकली अलग तरीके से बात करते हैं इसमें हम लोग, यानी कि
Aij equals 0 when I, जैसे ये क्या हो गया 2 1, I is greater than j, I is greater than j, I is greater than j। और वही लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो डायगोनल के ऊपर के हर एक एलिमेंट 0 होगा मोटा मोटी। साथ ही मल्टीप्लिकेशन का केस हमेशा हम लोग क्या देखते थे, नंबर ऑफ रोज पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रो के बराबर हो तो उस स्थिति में मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता था। पहले के रो को दूसरे के कॉलम के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करके जोड़ के लिखते थे, ऐड करके लिखते थे तो एक एलिमेंट का फॉर्मेशन होता था। ये सारी बातें थी, बाकी बातें आप जानते हैं अच्छी तरह से मैट्रिक्स की। इसी में एक चीज सीखते हैं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के थ्रू किसी दिए हुए स्क्वायर मैट्रिक्स को चेंज करेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या स्केलर या डायगोनल या यूनिट मैट्रिक्स। किसी दिए हुए स्क्वायर मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना किसी दिए हुए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, स्केलर मैट्रिक्स में, डायगोनल मैट्रिक्स में या यूनिट मैट्रिक्स में। और कैसे करेंगे, जैसे एज फॉर एग्जांपल कोई एक प्रॉब्लम लिखे हम। सपोज कि एक मैट्रिक्स ए है 1 3 2 2 5 1 6 3 2। सपोज कीजिए हमको इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। दिस इज टू कन्वर्ट इनटू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ये और ये 0। कोशिश करेंगे सीक्वेंस में लाने की। ये अगर डायगोनल है तो ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, यानी पहले ये फिर ये 0। अगेन स्केलर लाना होता है या कुछ भी डायगोनल तो फिर ये आते 4th नंबर पे, ये 5th पे और ये 6th पे। सीक्वेंस में लाएंगे, गलत होने के चांसेस कम रहेंगे। सपोज कीजिए इसको हमको लाना है 0, 2 है 6 है। या तो आप सेकेंड रो को थर्ड से ऑपरेट कीजिए या सेकेंड को 1 से ऑपरेट कीजिए। 0 लाने का मतलब हुआ किसी दो सेम एलिमेंट को सब्सट्रैक्ट करना। अगर एक ही साइन है तो, अदरवाइज अपोजिट साइन है तो दोनों को ऐड कर दें तो वो 0 आ जाए। तो ज़्यादा आसान है। इसमें अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करके घटा दें, काम क्या कर रहे हैं, R2 में 0 ला रहे हैं। तो लिखने का तरीका R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1। ध्यान रहे ट्वाइस ऑफ R1 तब होगा जब ऑपरेट करेंगे R2 को, तब R1 में फिलहाल कोई चेंजिंग नहीं, यानी दिस इक्विवेलेंट 1 3 2। अब देखिए काम हो रहा है R2 का, 2 माइनस 2 0, 5 माइनस 6 माइनस 1, 1 माइनस 4 माइनस 3, 6 3 2। कैलकुलेशन में आप कितने एक्सपर्ट हैं इस यूनिट में पता चल जाता है। अब 0 यहाँ चाहिए हमको, 6 है 1 है, दैट इज R3 माइनस 6 R1। दिस बिकम्स 1 3 2, 0 माइनस 1 माइनस 3, 6 माइनस 6, दिस इज योर 0, 3 माइनस 18 माइनस 15, 2 माइनस 12, 2 माइनस 12 माइनस 10। चाहे तो आप R3 को छोटा कर सकते हैं, 5 से डिवाइड कर दीजिए, या माइनस 5 से R3 डिवाइडेड बाई माइनस 5, 1 3 2 0 माइनस 1 माइनस 3 0 3 और 2।
अब देखिए, अब यहाँ 0 लाने का है, R3 में 0 चाहिए, ये टर्म। तो फर्स्ट रो से अगर आप इसको ऑपरेट कीजिएगा, R3 को R फर्स्ट से ऑपरेट कीजिएगा, तो फिर यहाँ 0 का कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि ये ऑपरेट होगा 1 से, तो फिर 0 हो जाएगा। तो ये दोनों जिस दो रो में 0 है, आप उसको अगर ऑपरेट करें तो यहाँ कोई फ़र्क ना पड़ेगा, साथ ही साथ यहाँ भी 0 आ जाएगा। यानी R3 को जब भी ऑपरेट करेंगे R2 से ही करेंगे, ताकि ये 0 अनबैलेंस ना हो। तो R3 अपोजिट साइन है, तो प्लस करेंगे 3R2, यानी R3 प्लस 3R2, तो ये हो गया 1 3 2, 0 -1 -3, 0 3 -3 0, 2 -9, दिस बिकम्स योर -7। देखिए अपर ट्रिगोनल मैट्रिक्स आ गया। नहीं, अब सपोज कि इसी से हमको जाना है स्केलर, यानी स्केलर मैट्रिक्स का रास्ता हमेशा अपर ट्रिगोनल मैट्रिक्स से होकर ही जाएगा। स्केलर का रास्ता हमेशा अपर ट्रिगोनल मैट्रिक्स से होते हुए ही जाएगा। यानी स्केलर मैट्रिक्स अगर आपको लाना है, जो हम लोग गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड में पढ़ेंगे, तो उसके लिए ज़रूरी होगा कि अपर ट्रिगोनल मैट्रिक्स का फॉर्मेशन पहले करें, उसके बाद फिर बाकी के टर्म को देखें जो डायगोनल्स के बिना डायगोनल के बाद का है। तो ये तो डायगोनल हो गया, यहाँ 0 नहीं होना चाहिए, ये -3, यहाँ 0 अब चाहिए स्केलर होने के लिए, तो -3 है, ये 2 है। तो इन दोनों को अगर ऑपरेट करेंगे तो फिर यहाँ 0 का कोई मीनिंग नहीं रहेगा। तो एकमात्र उपाय लग रहा है, इसको इसके साथ ऑपरेट कर दें, R2 को R3 से, यानी इसको 7 से, इसको 3 से। आप एक काम और कर सकते हैं, R3 को चाहे तो फिर छोटा कर सकते हैं। अगर R3 में हम लोग -7 से डिवाइड कर दें तो 1 3 2 0 -1 -3 एंड 0 0 1। अब -3 है 1 है, इसी दोनों को ऑपरेट कर सकते हैं। तो R3 प्लस R2 प्लस 3 R3, यहाँ 0 आ गया, और सेम टाइम यहाँ भी 0 करते हैं ताकि एक स्टेप बचे। 2 है, ये 1 है, यानी कि R1 -2 R3 कर दें। तो पहले R2 में, यानी यहाँ R3 ले लीजिए, 0 0 1, R2 में आई R2 प्लस 3 R3, तो 0 -1 प्लस 0 -3 प्लस 3, ये 0 आ गया। R1 -2 R3, तो 1 3 प्लस 0 3, दिस बिकम्स 2 -2, ये भी आ गया। अब तो एकमात्र बचा 3 -1, तो R1 प्लस 3 R2 कर दे, तो 1 3 -3 0 0 0 -1 0। देखिए अभी स्केलर मैट्रिक्स है क्योंकि यहाँ -1 है। आप चाहे तो यूनिट मैट्रिक्स में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, -1 से डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से हम लोग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के थ्रू किसी दिए हुए स्क्वायर मैट्रिक्स को या तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, या फिर डायगोनल मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, इन सब सारे मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। चलिए तो आज से स्टार्ट करते हैं हम लोग टॉपिक, जिसका नाम है सबसे पहला गॉस एलिमिनेशन मेथड। गॉस एलिमिनेशन मेथड। इसके पहले हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन को बहुत तरीके से सॉल्व किया। 10th क्लास में जब हम लोग थे तो उस समय में हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का सॉल्व किया था। बहुत सारे मेथड थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था, एलिमिनेशन मेथड था, कैंसलेशन मेथड था, सब्स्टिट्यूशन मेथड था, साथ ही साथ ग्राफ के थ्रू भी ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया था।
और वहाँ से भी हम लोगों ने कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी देखा था, यानी कोई इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। हाँ, सबसे पहले कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी, क्या मीनिंग है इसका, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। पहले भी चर्चा किया है मैंने इस बारे में। कोई भी इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, इसका क्या मीनिंग है। तो कोई इक्वेशन अगर है, उस इक्वेशन के अगर वन और मोर देन वन सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, वन और मोर देन का मतलब यही हुआ, एक हो सकता, दो हो सकता, तीन हो सकता, या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो सकता। तो वैसे इक्वेशन को हम लोग कंसिस्टेंट इक्वेशन कहते हैं, और एक ऐसा इक्वेशन जिस इक्वेशन को कोई सॉल्यूशन ना हो, देन सच द इक्वेशन इज नोन एज इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। जैसे याद कीजिए 10th क्लास में हम लोग पढ़ते थे, जब दो इक्वेशन होता था, a1x प्लस b1y प्लस इक्वल c1, a2x प्लस b2y इक्वल c2, और कहते थे अगर a1 बाई a2 नॉट इक्वल b1 बाई b2 नॉट इक्वल c1 बाई c2, तो इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। वही अगर हम लोग बात करें a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 नॉट इक्वल c1 बाई c2, तो थोड़ा सा कोऑर्डिनेट के थ्रू अगर देखें और अपने लॉजिक का यूज़ करें, तो a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 नॉट इक्वल c1 बाई c2, निश्चित रूप से दो पैरेलल लाइन है, निश्चित रूप से दो पैरेलल लाइन है जो एक दूसरे को कट नहीं करेंगे ग्राफ पे। तो कहते थे उसको कोई सॉल्यूशन नहीं है और इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है। वही a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 इक्वल c1 बाई c2 हो जाए तो कोइंसिडेंटल लाइन है, यानी कि दोनों लाइन एक ही तरह का है, यानी x के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए y का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है, यानी दिस इज द केस ऑफ कंसिस्टेंट एंड इट हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर भी हम लोग इक्वेशन के सॉल्यूशन की ही बात कर रहे हैं। थोड़े से हायर क्लास में आते हैं 11th 12th में, तो डिटर्मिनेंट के थ्रू हम लोग क्रेमर्स रूल का यूज़ करते थे इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए। x इक्वल डेल एक्स बाई डेल, y इक्वल डेल वाई बाई डेल, z इक्वल डेल जेड बाई जेड, जो नॉन होमोजीनियस के लिए था। होमोजीनियस के लिए ट्रिवियल या नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का हम लोग काम करते थे और उससे पता करते थे कि इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशन है क्या है, वो वहाँ की बात थी। मैट्रिक्स के केस में आते थे तो इन्वर्शन ऑफ मैट्रिक्स के थ्रू हम लोग किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते थे, जिसको कहते थे x इक्वल ए इनवर्स बी, x इक्वल ए इनवर्स बी। और नॉन सिंगुलर के केस में भी वो पॉसिबल हो पाता था, वहाँ भी हम लोग कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी की बात करते थे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालते थे, बी से मल्टीप्लाई करते थे, देखते थे क्या है नहीं, तो वहाँ की बात होगी। यहाँ पर गॉस एलिमिनेशन मेथड हम लोग उसी तरह के इक्वेशन का सॉल्यूशन है, और क्या काम करते हैं ये देखिए। अगर इक्वेशन का फॉर्मेट है a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल d1 एंड सेकेंड वन इज a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल d2 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल d3। सबसे पहला काम करेंगे इक्वेशन के सॉल्यूशन को निकालने के लिए, सबसे फर्स्ट स्टेज में फॉर्म एन augmented matrix. What is the augmented matrix? Augmented matrix is a kind of matrix which can be formed using the coefficients of variable. तो as well as the constant लिखने का तरीका, a अगर कोफिशिएंट्स है, b अगर कांस्टेंट है, तो a b कैन बी रिटन एज a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, और बीच में लाइन डाला है ताकि ये क्लियर हो जाए कि एक कोफिशिएंट है, दूसरा कांस्टेंट है, d1 d2 एंड d3।
A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3 एंड D1 D2 D3। अब दूसरे स्टेज में ऐसे भी देखिए, अगर एक्स वाई जेड एक कॉलम मैट्रिक्स हो जाए तो A1x प्लस B1y प्लस C1z इक्वल D1, A2x प्लस B2y प्लस C2z इक्वल D2, A3x प्लस B3y प्लस C3z इक्वल D3, अगर कॉलम मैट्रिक्स हो जाए एक्स वाई जेड तो फॉर्म अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। एक और पाइवोटिंग मेथड भी होता है, पाइवोटिंग, पार्शियल पाइवोटिंग भी होता है, पाइवोटिंग भी होता है, उसके थ्रू भी हम लोग गॉस एलिमिनेशन या किसी भी लीनियर इक्वेशन का ऑपरेशन कर सकते हैं, वो बताऊंगा फिर अगले सेशन में। लिख दिया तो फॉर्म अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो थर्ड स्टेज में आपका मैट्रिक्स अब किस तरह का हो जाएगा, आप अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ला रहे हैं, यानी कि पहले रो में कोई चेंजिंग नहीं, जो रो सेकेंड रो या थर्ड रो में ही चेंजिंग आएगा, यानी A1 B1 C1 D1, तो ये चेंज हो जाएगा 0, ये हो गया कैपिटल B2 कैपिटल C2 कैपिटल D2 0 0 कैपिटल C3 एंड D3। अब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का मैट्रिक्स आया, तो आप इजी वे में एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज C3z इक्वल D3। यहां से z फाइंड आउट हो गया, ये x का पोर्शन था 0 इंटू एक्स B2y प्लस C2z इक्वल D2, z इक्वल वैल्यू पुट किया z का तो y पता चल गया। अगेन A1x B1y C1z इक्वल D1, y और z का वैल्यू पुट किया, x पता चल गया। तो दिस इज द वे, दिस इज द वर्किंग प्रोसेस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड। अब एक बात का ध्यान रखना है, बेसिकली या जनरली हम लोग क्या यूज़ करते थे, एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालने के बाद ये चेक करते थे कि दिया हुआ इक्वेशन मेरा सही है या गलत है। तो दिया हुआ इक्वेशन सही है या गलत है, इसके लिए हम लोग एक्स वाई जेड का वैल्यू रेस्पेक्टिवली या तो 1 2 3 इक्वेशन तीनों में पुट करते थे, या फिर किसी एक इक्वेशन में पुट करके देख लिए, अगर वो सही आ गया तो हो गया। तो वो गलती यहाँ नहीं करनी है। एक्स वाई जेड का वैल्यू अगर आप पहले इक्वेशन में पुट करेंगे तो आंसर गलत हो या सही हो, ये वैल्यू हमेशा सही ही देगा, क्योंकि R1 में कोई चेंजिंग नहीं हुई है, R1 में कोई चेंजिंग नहीं हुई है। अगर गलत भी आंसर आएगा तो पहला इक्वेशन सही देगा हमेशा। इसीलिए एक्स वाई जेड का आंसर सही है या गलत है, इसको जब भी चेक करना हो तो इक्वेशन 2 या इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, ये 2 और सेकेंड और थर्ड इक्वेशन में पुट करके चेक करके देखेंगे कि इक्वेशन सही है या गलत है, सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। अदरवाइज गलत भी होगा तो इक्वेशन का वैल्यू पहले इक्वेशन में पुट करेंगे तो वो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करने के दौरान कभी भी डायगोनल में 0 नहीं आना चाहिए। नो एनी एलिमेंट शुड बी इन डायगोनल, डायगोनल में कोई एलिमेंट 0 ना हो। अगर ऐसा होता है, इफ इट हैपेंस, देन इंटरचेंज इट विथ एनी अनदर रो, किसी दूसरे रो के साथ उसको इंटरचेंज कीजिए इस तरह से कि डायगोनल में 0 ना हो। तीसरी बात, अगर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करने के दौरान ऑल द एलिमेंट्स बिकम 0, यानी ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, तो उस स्थिति में इक्वेशन को कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि नंबर ऑफ इक्वेशन 3 थे, 3 अननोन होना चाहिए था। ठीक है, तो उस स्थिति में इक्वेशन को सॉल्यूशन नहीं होगा, इट हैज नो सॉल्यूशन, अगर तीनों 0 आ जाए तो। ठीक है, या फिर यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, अगर सपोज कि ये भी 0 ये भी 0 केवल एक वैल्यू आया, तब उस स्थिति में सॉल्यूशन नहीं।
अदरवाइज किसी एक को पैरामेट्रिक के फॉर्म में रख के कर सकते हैं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। ज़्यादा बेहतर होगा अगर तीनों अगर ज़ीरो हो जाए तो उस स्थिति में कहेंगे इट हैज़ नो सॉल्यूशन, नो यूनिक सॉल्यूशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। जैसे एक प्रॉब्लम मैं करता हूँ, जितनी बातें बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए, केवल न्यूमेरिकल मेथड बहुत आसान हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन लिखें x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 9, 2x माइनस 3y प्लस 4z इक्वल 13, 3x प्लस 4y प्लस 5z इक्वल 40। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन चाहिए आपको। तो सबसे पहला काम, एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकाला और उस स्थिति में ए बी यूज करते हुए 1 2 3 1 माइनस 3 4 1 4 5 9 13 एंड गॉस एलिमिनेशन से 2 है 3 है, R2 माइनस 2R1 R3 माइनस 3R1 एट द सेम टाइम 9, 2 minus 2 0, minus 3 minus 2 this becomes minus 5, 4 minus 2 2, 13 minus 18, 3 minus 3 0, 4 minus 3 1, 5 minus 3 2, 40 minus 27। अब यहाँ 0 चाहिए, 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, यानी R3 प्लस 5R2 1 1 1 9 0 minus 5 2 and minus 5 0, 5 minus 5 this becomes 0, सॉरी 5R3 प्लस R2 ना, 5R3 प्लस R2, 5 माइनस 5 0, 10 प्लस 2 दिस बिकम्स 12, 65 माइनस 5 दिस बिकम्स 60। यहाँ से देखिए 12z 60, z becomes 5, minus 5y 2z minus 5 minus 5y plus 10 minus 5 y becomes 3 and x plus y plus z 9, 5 3 8 1 9, यानी x equal 1 y equal 3 and z equal 5, 1 3 and 5 चेक कीजिए, 2 का 2, 5 चौके 20, 20 2 22 माइनस 9 13, 3 का 3, 4 3 12 3 15 25 40। तो ये था आपका गॉस एलिमिनेशन मेथड। तो गॉस एलिमिनेशन मेथड में कुछ सावधानियां, क्या क्या सावधानियां यूज़ करनी है। डायगोनल में कोई भी टर्म ज़ीरो नहीं होना चाहिए, सबसे पहली बात। अगर ऐसा होता है तो उसको किसी अदर रो के साथ इंटरचेंज कर दीजिए ताकि वो ज़ीरो ना हो। और बार बार इंटरचेंज करने के बाद भी अगर डायगोनल में ज़ीरो हो रहा है तो इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। दूसरी बात, अगर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के दौरान ऑल द एलिमेंट्स बिकम ज़ीरो तो उस स्थिति में भी इक्वेशन को कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ये गॉस एलिमिनेशन मेथड था। इसी का एप्लीकेशन हम लोग आगे भी देखेंगे जिसका नाम रहेगा गॉस
जॉर्डन मेथड। गॉस एलिमिनेशन के बाद गॉस जॉर्डन। गॉस जॉर्डन का रास्ता जो है वो एलिमिनेशन से होके ही जाता है, दैट इज़ एलिमिनेशन पहले आएगा फिर तब गॉस जॉर्डन आएगा। हर एक स्थिति में गॉस जॉर्डन आप निकालेंगे तो पहले आपको एलिमिनेशन का काम करना पड़ेगा, उसके बाद गॉस जॉर्डन। तो देखेंगे उसको हम लोग अगले सेशन में। ओके, थैंक यू। और हाँ, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना ईजी से ईजी वे में हो सके उतना बता सकूँ। साथ ही साथ मस्ट शेयर योर वैल्यूएबल फीडबैक, कमेंट जरूर करें क्या है, कुछ कमियां अगर होंगी तो उसको सुधारने की कोशिश ज़रूर की जाएगी। थैंक यू सो मच।